निकल पड़े हो सफ़र पे तो मुश्किलें आएंगी ज़रूर। निकल पड़े हो सफ़र पे तो मुश्किलें आएंगी ज़रूर। तू चलता रह निरंतर, तू चलता रह निरंतर, मंजिल मिलेगी ज़रूर। तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत कोचिंग क्लासेज में। ये वीडियो कक्षा 9 के गणित विषय पर लेसन 1 पे बनाया गया है, ठीक है, जिसमें हम कक्षा 9 का गणित का जो पहला पार्ट है संख्या पद्धति, जो पहला पार्ट है संख्या पद्धति, उसको जो है हम सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। संख्या एक ऐसी आवश्यक वस्तु है, कह सकते हैं हम, कि जो हमारी दैनिक जीवन में हमें हर एक जगह कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर मिलता है। बिना गणित के, बिना संख्याओं के मानव जीवन अब संभव नहीं रह गया है। हम सुबह उठने से लेके शाम सोने तक का हर एक जो आंकड़ा लगाया था वो सब गणित पे आधारित है। सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, ये इतने बजे वहाँ जाना है, ये करना है, इतने ये काम करना है, इतना काम किया गया, इतना ये किया गया। कहीं ना कहीं हमें गणित की आवश्यकता जरूर पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संख्या होती क्या है, ठीक है। तो संख्या क्या होती है? जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को गिन सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, -4, -5, √6, √7, √16, 3.5, 2, 4, 15, सब की सब क्या हैं? संख्याएं हैं। और इनका हमें जो है मानव जीवन में कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर पड़ता है, ठीक है। तो संख्याओं को भी क्या किया गया है? कई भागों में विभक्त किया गया है, कई भागों में रखा गया है, कई प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले संख्याएं क्या होती हैं? जिनकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को गिन सकते हैं, उन्हें संख्या कहते हैं, ठीक है। फिर संख्याओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तरफ रखा गया है वास्तविक संख्याओं को और एक तरफ रखा गया है काल्पनिक संख्याओं को। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्या जो परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह के रूप में होता है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या होता है? परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कही जाती है। और काल्पनिक संख्या क्या होती है? वो संख्या जिसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जिनके अस्तित्व संभव नहीं है? तो अगर हमें कहीं भी कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में माइनस में मिलती है, जैसे अंडर रूट -1, अंडर रूट -7, अगर कोई भी संख्या अंडर रूट में है और वो माइनस में है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या हो जाएगी। और ऐसी संख्याओं को निरूपित किया जाता है आई से। आई क्या है? काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या हो गई? वास्तविक संख्याओं के 2 भाग हैं, एक है हमारी परमेय संख्या और एक हमारी अपरमेय संख्या, ठीक है। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसके रूप में? p/q के रूप में अगर हम उसे व्यक्त कर सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। और तब अपरमेय संख्या क्या हो जाएगी? वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो परमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1 से लेके इन्फिनाइट तक जितनी भी संख्या, ये हमारी परमेय संख्या हो जाएंगी। इसके बाद जितनी भी भिन्न वाली संख्या होती हैं, ये भी परमेय संख्या होती हैं। इसके बाद दशमलव वाली जितनी भी संख्या होती हैं, ये भी परमेय संख्या होती हैं। इसके बाद अगर अंडर रूट में कोई ऐसी संख्या जिसके वर्गमूल निकाले जा सकते हैं या जो संख्या पूर्ण वर्ग होती है, वो हमारी परमेय संख्या होती है। अपरमेय संख्याओं में किनको रखा गया है? ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल नहीं निकाले जा सकते, अंडर रूट 7, अंडर रूट 2, ये परमेय संख्या हो जाएगी। और ऐसी दशमलव वाली संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनावंशनीय अनावर्ती का होता है, वो भी हमारी क्या होती हैं? अपरमेय संख्या होती हैं। फिर इसके बाद क्या किया गया है? अब परमेय संख्याओं को भी 2 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला भाग हो जाएगा दशमलव संख्याएं, दूसरा भाग हो जाएगा पूर्णांक। तो दशमलव संख्याओं में क्या किया गया है? दशमलव वाली जितनी भी संख्याएं, चाहे ऐसी संख्याएं
जिनके दशमलव प्रसार शांत हों या ऐसी संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अशांत हों, दोनों को ही दशमलव संख्याओं में रखा गया है। जैसे हम लिख सकते हैं 0.5 लिख लिए या 0.6 ऊपर बाहर का चिन्ह लग गया, ये सारी संख्याएं क्या आती हैं? दशमलव संख्या होती हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा भाग है इसका वो क्या है? पूर्णांक है। अब पूर्णांक किसे कहते हैं? तो शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होता है उसे पूर्णांक कहते हैं। यानी शून्य सहित 0 भी होना चाहिए, ऋणात्मक संख्या भी होनी चाहिए, धनात्मक संख्या भी होनी चाहिए। तो शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? हम पूर्णांक कहते हैं। फिर इसके बाद पूर्णांक को भी दो भागों में रखा गया है। कितने भागों में रखा गया है? दो भागों में। एक तरफ रखा गया है ऋणात्मक पूर्णांक, यानी ऐसी संख्याएं जो माइनस में हो, और एक तरफ रखा गया है पूर्ण संख्याओं को। ऋणात्मक पूर्णांक में कौन सा आ जाएगा? -1, -2, कहाँ तक? ∞ तक। और पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर्स कहते हैं, तो पूर्ण संख्याओं को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। तो दो भाग कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा हमारा शून्य यानी 0, और एक तरफ रखी गई प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती? 1 से लेके अनंत तक की जितनी भी संख्या है, 1 से लेके अनंत तक की सारी संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं? 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक हमारी सम संख्या हो जाएगी जिसे हम इवन नंबर्स कहते हैं, और एक हमारी विषम संख्या जिसे हम ऑड नंबर्स कहते हैं। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हों। क्या हों? 2 से विभाजित हों, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या क्या होती हैं? जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हों, यानी ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होंगी उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ संख्याएं और हैं, जैसे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? वो संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी फिर से एक बार देख लेते हैं, वे संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद आता है सभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका HCF यानी मासा 1 होता है उसे हम सभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक। तो ये हो गए संख्याओं के प्रकार। अब हम आते हैं हमारी प्रश्नावली 1.1 में, जिसमें हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को संख्या और उसके प्रकार अच्छे समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट भी कर सकते हैं, और अगर आपको PDF में मैथ के नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड करके नोट्स रख सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्नावली 1.1 पर। चलिए प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p तथा q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 के बराबर नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो हल होगा, तो जो 0 होता है ये एक परमेय संख्या होती है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ 0 1 परिमेय, 0 एक परमेय संख्या है। ठीक है। 0 एक परमेय संख्या है, जैसे 0 एक परमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक। जैसे 0/1, 0/2, 0/3,
आदि। ठीक, यानी शून्य हमारी क्या है, एक परमेय संख्या है और उसे हम जीरो के, यानी शून्य हमारी एक परमेय संख्या और उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/3 आदि। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं, 2 में हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको हम एक नए तरीके से लगाएंगे। इससे पहली वाली कक्षा में यानी कक्षा 8 में हमने किन्हीं भी 2 परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, उन दोनों संख्याओं को हम जोड़ते थे, जोड़ने के बाद 2 से भाग देते थे, तो उन दोनों के बीच की हमें एक परमेय संख्या मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें जितनी भी संख्या निकालनी है, उसमें हम हमेशा एक प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद जितना मिलेगा उसका गुणा हम दी गई दोनों संख्याओं में करेंगे, उतने से गुणा उतने से भाग करेंगे। तो 7 × 3 हो जाएगा 21/7 और 4 में भी जब हम इसका गुणा और भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 28/7। ठीक है, पहली संख्या में हमने 7 का गुणा 7 का भाग किया तो मिल जाएगा 21/7। दूसरी संख्या में हमने 7 का गुणा 7 का भाग किया तो मिल जाएगा 28/7। अब हमारी जो अभीष्ट संख्या होगी, यानी अभीष्ट संख्या जो 3 और 4 के बीच में आएगी, अभीष्ट संख्या इसको हम लिख सकते हैं। तो 21 है ना, 21 के बाद कितना आता है, 21 के बाद आता है 22, यानी ये हो जाएगा पहली संख्या 22/7। फिर 22 के बाद कितना आता है 23/7। 23 के बाद कितना आता है 24/7। 24 के बाद कितना आता है 25/7। 25 के बाद कितना आता है 26/7 और 26 के बाद कितना आता है 27/7। ये हमारी 3 और 4 के बीच की 6 परमेय संख्या हो जाएंगी। यानी यही हो जाएगा हमारा आंसर कितना आ गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक, इसी तरह से हमें चाहे जिन 2 संख्याओं के बीच में चाहे जितनी परमेय संख्या निकालनी होगी, उनमें हमेशा हम जितना निकालना है उसमें एक प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद जो भी हमें मिलेगा उससे हम दी गई दोनों संख्याओं में गुणा भाग करेंगे और गुणा भाग करने के बाद जो मिलेगा उनके बीच के हमें अंकों को लिख लेना है। जैसे यहाँ पर हमने 21, कितना, यहाँ पर हमने 21 और 28, इन दोनों के बीच में 21 के बाद आता है 22 और 28 के पहले आता है 27। तो हमने 22 से लेकर 27 तक की सभी संख्याओं को लिख लिया और वो हमारी 3 और 4 के बीच आने वाली परमेय संख्या होंगी। तो उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच हमें 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी संख्या ज्ञात करनी है 5। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जैसे सॉल्व किया था, जितनी भी संख्या हमें निकालनी होगी उसमें हम हमेशा क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमें कितना निकालना है 5 निकालना है। 5 में हम एक प्लस कर लेंगे, तो 5 में एक प्लस करेंगे कितना मिल जाएगा 6। और जब 6 मिल जाएगा तो इसका हम क्या करेंगे, दी गई दोनों संख्याओं में गुणा और भाग करना है। तो पहली संख्या दी गई है 3/5, इसमें हम गुणा करेंगे 6 से गुणा और 6 से भाग हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा 3 × 6, 3 × 6 18 और 5 × 30 मिल जाएगा 18/30। और दूसरी संख्या दी गई है 4/5, तो इसमें भी हम 6 से गुणा 6 से करेंगे भाग और 6 का जब 4 में गुणा किया जाएगा तो मिल जाएगा 6 × 24 और 3 और 5 × 6 हो जाएगा 30। ठीक है, हमें कितना मिल गया 18/30 और 24/30 मिल जाएगा। अब जो हमारी अभीष्ट संख्या होगी, यानी 3/5 और 4/5 के बीच आने वाली अभीष्ट संख्या जो होगी वो हो जाएगा 18 के बाद कितना आता है 19। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे संख्या को 19 में जितना है उतना ही रहेगा 19/30। फिर अगली संख्या हो जाएगी 20/30। फिर अगली संख्या हो जाएगी 21/30।
इसके बाद आ जाएगा 22/30 और फिर हो जाएगा लास्ट में 23/30। इस तरह से हमें 3/5 और 4/5 के बीच 4 परमेय संख्या 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 मिल जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो 3/5 और 4/5 के बीच आने वाली 5 परमेय संख्या होंगी। ठीक, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर में क्या बताना है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी हमें पहले ये बताना है कि दिया गया कथन हमारा सत्य है या असत्य है, और उसका रीजन भी बताना है कि ये असत्य है तो क्यों है, और अगर सत्य है तो क्यों है। तो पहला पॉइंट है इसमें कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, यानी इसमें दिया गया है प्राकृतिक संख्या में बताना है और वो पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं पहले हम ये जान लेते हैं। तो अब इससे पहले शुरू में ही बताया गया था कि जो पूर्ण संख्या होती हैं ये मिलके बनी होती हैं जीरो से और प्राकृतिक संख्या से। यानी जो पूर्ण होता है वो क्या होता है, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी इसमें जीरो भी आता है और प्राकृतिक संख्या भी आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, पूर्ण संख्याओं से ही मिलकर बना होता है। इसका मतलब ये जो हमारा कथन हमारा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्या है, सत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक होती हैं और प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। यानी अगर हम जीरो को छोड़ दें, क्या करें, अगर हम जीरो को छोड़ दें तो जितनी संख्या बचेगी वो सारी की सारी क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या होगी। इसीलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये इसका कारण हो जाएगा। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें हम पहले ये देखेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है, 0 सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यानी पूर्णांक में हमें जीरो भी रहेगा, माइनस वाली संख्या भी रहेगी और प्लस वाली संख्या भी रहती है। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो से लेकर जितनी भी प्लस वाली संख्या होती है पूर्ण संख्या होती है। यानी पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में सिर्फ धनात्मक और संख्याएं और जीरो ही रहता है। इसका मतलब ये जो कथन हमारा है ये क्या है, असत्य है। हमारा कथन क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि जो पूर्णांक होता है ये ऋणात्मक संख्याओं का भी समूह होता है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में केवल धनात्मक संख्याएं और शून्य ही होता है। इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक का पूर्ण होना संभव नहीं है। पूर्णांक में केवल धनात्मक पूर्णांक ही हमारी पूर्ण संख्या हो सकती है, ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक, आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी कथन हमारा क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि जो पूर्ण संख्या है ये बताया गया था कि ये जीरो से लेके अनंत तक होता है, और जो परमेय संख्या होती हैं इनमें हम दशमलव वाली संख्याओं को भी लिखते हैं, बटे वाली संख्याओं को भी लिखा जाता है, लेकिन पूर्ण में केवल हम प्राकृतिक संख्या और जीरो को ही लिखते हैं, भिन्न वाली संख्याओं का समावेश नहीं किया जाता है। इसलिए प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसलिए जो कथन दिया गया ये उनका हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है आप सभी को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ प्रश्नावली 1.1 पूरी हो चुकी है। अब अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।